प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कौटिल्य के अमात्य संबंधी विचार, लेक्चर नंबर 35। बेटा, हमने आपको बताया था कि कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत राज्य निर्माण के 7 अंग तत्व या प्रकृतियाँ बतलाई हैं। यस, जिसमें जो पहली प्रकृति है वो राजा या स्वामी है और जो दूसरी प्रकृति है वो क्या है बेटा? अमात्य। मतलब वास्तविक रूप में यदि देखा जाए तो कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो सप्तांग राज्य का अवधारणा दी है उसके आधार पर स्पष्ट कर दिया है कि भी प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य निर्माण के 7 अंग माने जाते थे। जैसे पहला जो अंग है वो स्वामी या राजा है, दूसरा क्या है? अमात्य है, तीसरा जनपद है, चौथा दुर्ग है, पांचवा कोश है, छठा सेना है और सातवां मित्र है। अब आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वह कौटिल्य के सप्तांग राज्य की धारणा के अंतर्गत दूसरा अंग ले रहे हैं। दूसरा अंग कौन सा है बेटा? अमात्य। तो आज जो हमारा चर्चा का विषय होगा वो होगा अमात्य। ठीक है, अब अमात्य को समझें। इसमें आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत अमात्य का जो प्रयोग किया है, अमात्य शब्दावली का जो प्रयोग किया है वो 2 अर्थों में किया है। एक तरफ कौटिल्य ने अमात्य का अर्थ उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ संकेत किया है और दूसरी तरफ कौटिल्य ने अमात्य को जो है मंत्रियों से भी संबोधित किया है। मतलब कौटिल्य ने अमात्य के 2 अर्थ बताए हैं। अमात्य शब्दावली का प्रयोग 2 अर्थों में किया है। एक तो उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में, जैसा कि आज आधुनिक समय में जो सिविल सेवक होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनके रूप में किया है। और दूसरा इन्होंने अमात्य शब्दावली का प्रयोग मंत्रियों के लिए किया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, कौटिल्य ने जगह जगह अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत विशेषकर अमात्य शब्दावली का प्रयोग मंत्रियों के लिए किया है। और ऐसी स्थिति में कौटिल्य ने अमात्य और मंत्री इनमें अंतर भी माना है। अर्थात अमात्यों को ही कुछ समय तक कार्य करने पर मंत्री बनाया जाता है। इसका मतलब कौटिल्य ने अमात्य और मंत्रियों में अंतर माना है। इसलिए आपको विशेष ध्यान ये देना है यहाँ बेटा कि जब आप कौटिल्य के अमात्य संबंधी विचारों को समझें तो देखो, मैं फिर कह रहा हूँ कि भाई इन्होंने जो है अमात्य शब्दावली का प्रयोग एक तरफ तो उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के लिए किया है ना। जैसे आज हमारे जो सिविल सेवक होते हैं, जैसे भारत की बात करेंगे तो भारतीय प्रशासनिक सेवा है, राज्यों की बात करेंगे तो राज्यों में भी जो है राज्य प्रशासनिक सेवाएं होती हैं ना। तो इनके लिए जो है कौटिल्य ने अमात्य शब्द का प्रयोग किया है। जबकि दूसरी तरफ जो है कौटिल्य ने मंत्रियों के लिए भी अमात्य शब्द का प्रयोग किया है। जैसे कि कौटिल्य ने अपने सप्तांग राज्य की धारणा के अंतर्गत जो राज्य निर्माण के 7 अंग बताए हैं उसमें जो दूसरा अंग बताया है वो अमात्य बताया है। तो वहाँ पर जो अमात्य शब्द का अर्थ बताया है वो मंत्रियों के लिए ही बताया है। जैसे स्वयं कौटिल्य कहते हैं कि राज्य रूपी, नोट करें आप, राज्य रूपी रथ को चलाने के लिए 2 पहिए होना अति आवश्यक है, जिसमें पहला पहिया राजा है और दूसरा पहिया अमात्य बताया है। और अमात्य का अर्थ यहाँ कौटिल्य ने मंत्रियों से लिया है बेटा, है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि कौटिल्य ने अमात्य शब्दावली का प्रयोग 2 अर्थों में किया है। एक तरफ जो है मैं कहूँगा कि उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में और दूसरा मंत्रियों के रूप में किया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यस बेटा, अब मैंने बिल्कुल व्यवस्थित रूप में आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। इन नोट्स के आधार पर आप जो है अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और मैं इसमें एक एक बात को समझाऊंगा। अब जैसे देखिएगा, मैंने यहाँ जो है प्रारंभ में आपके लिए नोट किया है कि भाई कौटिल्य ने राज्य के समस्त उच्च अधिकारियों एवं मंत्रियों के लिए अमात्य संज्ञा का प्रयोग किया। अब जरा देखिएगा, उच्च अधिकारियों मंत्रियों के लिए, इसका मतलब उच्च अधिकारियों के लिए भी और मंत्रियों के लिए भी, दोनों के लिए इन्होंने अमात्य शब्दावली का प्रयोग किया है। तो मैंने लिख दिया यहाँ अमात्य संज्ञा का प्रयोग किया है, अमात्य शब्दावली का प्रयोग किया है। लेकिन इसके साथ ही अर्थशास्त्र के विभिन्न स्थलों पर, अर्थात अर्थशास्त्र इनकी रचना का नाम है, जिसके अंतर्गत 15 अधिकरण है, स्थलों पर अमात्य पद अर्थात उच्च अधिकारियों तथा मंत्रियों में अंतर भी बताया। मतलब इन्होंने उच्च अधिकारियों और मंत्रियों के अंतर्गत अंतर भी बतलाया है और इन दोनों रूपों में अमात्यों का इन्होंने जो है संक्षिप्त विवरण भी जो है किया है। अब कैसे किया है विवरण, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लेंगे अमात्य अर्थात उच्च
पदाधिकारी। नोट करें, अमात्य अर्थात उच्च पदाधिकारी। मतलब एक जो इन्होंने अमात्य का अर्थ बताया है वो किस रूप में बताया है? उच्च पदाधिकारी बेटा, जिसको आज हम सिविल सेवक कहते हैं ना। जैसे भारत की बात आती है तो भारतीय प्रशासनिक सेवा है, आईएएस है ना। राज्य की बात आती है तो राज्य प्रशासनिक सेवाएं हैं। तो कौटिल्य ने एक तरह से मैं कहूँगा सिविल सेवकों के रूप में अमात्य शब्दावली का प्रयोग किया था। यस, तो हम पहले अमात्य शब्दावली का जो अर्थ है उच्च पदाधिकारी के रूप में ही ले रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ नोट कर दिया है, अमात्य अर्थात उच्च पदाधिकारी। अब इसमें कौटिल्य क्या करें, नोट करेंगे। इसके अंतर्गत इन्होंने पहली जो बात बताई वो बताई कि भाई अमात्य की आवश्यकता क्या है? उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की जो है आवश्यकता क्या है? तो पहला आप नोट करेंगे अमात्यों की आवश्यकता। नोट करें अमात्यों की आवश्यकता, मतलब जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी उनकी आवश्यकता क्या है, इसके बारे में कौटिल्य क्या करें? तो कौटिल्य ने साफ कह दिया है कि कौटिल्य का राज्य विभिन्न अनिवार्य कार्यों के अलावा कृषि, व्यापार, उद्योग है, प्रजाहित से संबंधित अनेक कार्यों को करता है। और अर्थशास्त्र से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन शासन के समस्त प्रमुख कार्य अमात्यों की मदद से ही पूरे किए जाते थे। और जनपद के दुर्ग तथा कृषि कार्य की उपलब्धि, निर्जन प्रदेशों को बसाना और उन्हें समृद्ध करना, अपराधियों को दंडित करना, कोष का संग्रह करना, राजकोष खजाना संग्रह करना, विभिन्न आपदाओं संकटों का जो है प्रतिकार आदि सभी कार्य अमात्यों द्वारा ही किए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए जो है कौटिल्य ने अमात्यों की आवश्यकता बताई। अमात्य मतलब उच्च प्रशासनिक अधिकारी। अब यहाँ पर एक विद्वान ने बी.डी. केला बड़ा अच्छा लिखा है, इन्होंने, नोट करेंगे आप बेटा। बी.डी. केला कह रहे हैं, नोट करें, बी.डी. केला के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि अमात्य वर्ग आजकल की सिविल सर्विस से कुछ मिला हुआ था। नोट करें क्या लिखा है बी.डी. केला ने। ये कभी कभी कॉम्पिटिशन पूछ लिया जाता है कि भाई ये वैकेंसी में किस विद्वान ने कहा है, ठीक है बेटा। तो नोट करें बी.डी. केला के अनुसार क्या कह रहे हैं बी.डी. केला कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा स्पष्ट होता है कि अमात्य वर्ग आजकल की वर्तमान समय की सिविल सर्विस से कुछ मिलता हुआ था। मतलब अमात्य शब्द का प्रयोग कौटिल्य ने उच्च प्रशासनिक अधिकारी के रूप में किया है। और आज जो हमारी सिविल सर्विस है, जो प्रशासनिक अधिकारी, तो ऐसा लगता है कि इस रूप में ही जो है कौटिल्य ने अमात्य शब्दावली का प्रयोग किया था। यस, तो इसमें पहला जो पॉइंट्स होगा वो हो गया कि अमात्यों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। और अमात्य शब्द का प्रयोग यहाँ किस रूप में किया जा रहा है? उच्च पदाधिकारियों के रूप में, जिसे कि आधुनिक समय में सिविल सेवक का कहा जाता है। ठीक है बेटा। चलिए अब बेटा इसमें जो है मैं कहूँगा कि जो दूसरी बिंदु आता है वो आएगा अमात्य पद हेतु योग्यता एवं परीक्षा। अब बेटा इसमें भी ये जानना जरूरी है कि भाई कौटिल्य ने अपनी रचना है अर्थशास्त्र के अंतर्गत, बेटा इनके जो गौरवमयी ग्रंथ है ना वो अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के अंतर्गत तो 15 अधिकरण है। 15 अधिकरण में मैं इतना तो कहूँगा कि जो 9 अधिकरण है, 15 में से 9 अधिकरण ऐसे जिनमें युद्ध के बारे में जो है कौटिल्य ने लिखा है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र का जो केंद्र बिंदु है विजिगीषु राजा है, और विजिगीषु राजा का मतलब क्या होता है? विजय की इच्छा रखने वाला राजा। ठीक है बेटा। तो अमात्य पद के लिए योग्यता और परीक्षा इन्होंने निर्धारित किए कि अमात्यों के लिए मतलब उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के लिए क्या योग्यता है, उनकी कौन कौन सी परीक्षा ली जानी चाहिए। जैसे कौटिल्य स्पष्ट रूप में कहा है कि भाई जो है अर्थोपदा है, धर्मोपदा, कामोपदा, भयोपदा, ये 4 परीक्षाएं ली जानी चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, धर्मोपदा, अर्थोपदा, कामोपदा और भयोपदा। मैं एक एक को समझाऊंगा यहाँ। पहले तो आप नोट करेंगे अमात्य पद हेतु योग्यता एवं परीक्षा, मतलब उच्च पदाधिकारियों के लिए जो है क्या योग्यता और उनकी कौन कौन सी परीक्षा ली जाए। तो बेटा आधुनिक समय में भी जो सिविल सेवक होते हैं उनकी परीक्षाएं ली जाती हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं होती या नहीं। तो मैं कहूँगा कि कौटिल्य ने जो अमात्य संबंधी विचार दिए बड़े आधुनिक लग रहे हैं हमें। तो चलिए नोट करें। अब अमात्य की योग्यता और परीक्षा के बारे में क्या करें बेटा, नोट करेंगे। कौटिल्य के अनुसार किसी व्यक्ति को अमात्य पद पर नियुक्त करने से पहले साधारण पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। पहले उसको एक साधारण पद पर नियुक्त किया जाए और उसके आचरण की गुप्त रूप से परीक्षा ली जानी चाहिए। अब जरा देखिएगा, उसके आचरण की, उसके व्यवहार की गुप्त रूप से परीक्षा ली जानी चाहिए। अमात्य पद पर किसी की नियुक्ति जो है निम्न बातों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। उस व्यक्ति की विद्या, बुद्धि आदि की गुण, उसकी कार्य क्षमता तथा देश व काल की स्थिति,
कौटिल्य ने इस पद पर नियुक्ति के प्रसंग में जो है 4 गुप्त परीक्षाओं या उपधाओं का उल्लेख किया है। मतलब कौटिल्य ने जो अमात्य हैं इनकी जो परीक्षाओं की चर्चा की है, तो 4 प्रकार की जो है परीक्षाओं की चर्चा की है, जिनको की जो है गुप्त उपधाएं भी कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, कौटिल्य ने प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, उच्च पदाधिकारियों के लिए कितनी गुप्त परीक्षाओं की चर्चा की है या कितनी गुप्त उपधाओं की चर्चा की है? तो उपधाएं या गुप्त परीक्षाएं बात एक ही है। आप नोट करेंगे जो है 4 गुप्त परीक्षाओं की इन्होंने चर्चा की है। नोट करें, 4 गुप्त परीक्षाओं या उपधाओं का उल्लेख किया है। अब वो 4 गुप्त परीक्षाएं या उपधाएं कौन कौन सी हैं? नोट करें, पहला है धर्मोपधा। धर्मोपधा पहला क्या है? धर्मोपधा मतलब जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी वो धर्म के आधार पर कार्य करता है या नहीं करता है, ये परीक्षा ली जाएगी। दूसरा है अर्थोपधा, अर्थात जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी है, जो अमात्य हैं, उनके बारे में ये देखा जाएगा कि वो वास्तविक रूप में जो है अर्थ व्यवस्था जो है, और जो अर्थोपधा परीक्षा ली जाएगी उसमें देखा जाए कि कहीं वो रिश्वतखोर तो नहीं है, कहीं वो भ्रष्ट तो नहीं है, ये परीक्षा ली जाएगी अर्थोपधा। फिर कामोपधा परीक्षा ली जाए, कामोपधा में उसके चरित्र की परीक्षा होगी, कोई कहीं चरित्रहीन तो नहीं है। तथा भयोपधा, इसमें भयोपधा में ये देखा जाएगा कि वह डरपोक तो नहीं है। तो मतलब इनकी 4 परीक्षाएं ली जाएंगी। क्या क्या ली जाएंगी? धर्मोपधा, अर्थोपधा, कामोपधा और भयोपधा। ये चारों परीक्षाएं लेने के बाद में जो है इनको अमात्य पद पर नियुक्त किया जाएगा। अब फिर आगे चलें, गुप्त परीक्षाओं के द्वारा देखा जाता है कि अमात्य पद पर नियुक्त किए जाने वाले जो पुरुष होते हैं, उदाहरण अर्थ, काम एवं भय से संबंधित भावनाओं व आवेगों की दृष्टि से शुद्ध हैं और प्रत्येक स्थिति में राजकीय कार्य व राजा के प्रति निष्ठावान है। मतलब इसमें देखा जाएगा कि वास्तविक रूप में जैसे धर्म, अर्थ, काम और भय से संबंधित जो है आवेगों की दृष्टि से वो शुद्ध है या नहीं है। मीन से जैसे धर्मोपधा है, ये देखा जाएगा कि भाई जो है धर्म के अनुसार आचरण करता है या नहीं करता है ना। जैसे वेद और स्मृति इनके अनुसार अपना आचरण करता है या नहीं। वेदों और स्मृति में जो नैतिक मूल्यों की चर्चा की गई है ना, उनके अनुसार जो है अपना आचरण व्यवहार करता है या नहीं है। अर्थोपधा में ये देखा जाएगा कि भाई कहीं रिश्वतखोर तो नहीं है, राजकोष को हड़पने वाला तो नहीं है। कामोपधा में ये देखा जाएगा कि कहीं वो चरित्रहीन तो नहीं है ना, उसको अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में, वश में रखने वाला होना चाहिए। तथा भयोपधा में देखा जाएगा कि जो अमात्य वो डरपोक तो नहीं है, भयभीत तो नहीं है। तो ये चारों जो है गुप्त परीक्षाएं उसकी ली जाएंगी। ठीक है बेटा। अब इसमें जो है नेक्स्ट तीसरी जो बात आती है बेटा, वो आता है विभिन्न कार्यों। नोट करें, विभिन्न कार्यों में सिद्ध हुए पुरुषों को जो है न्यायाधीश बना जाना चाहिए। नोट करें, विभिन्न कार्यों अर्थात पदों पर नियुक्ति। नोट करें, विभिन्न, मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ, विभिन्न कार्यों पदों पर नियुक्ति कौटिल्य के अनुसार धर्मोपधा धर्म परीक्षा में सिद्ध हुए पुरुषों को न्यायाधीश बनाया जाना चाहिए। आप जरा गौर कीजिएगा, यहाँ इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाई जो धर्मोपधा परीक्षा में पास होगा उसको क्या पद दिया जाए, अर्थोपधा में पास होगा उसको क्या पद दिया जाए, कामोपधा में पास होगा उसको क्या पद दिया जाए, भयोपधा में जो पास होगा उसको क्या पद दिया जाए। तो बड़ा स्पष्ट वर्णन किया है इन्होंने अपने अर्थशास्त्र के अंतर्गत। मैं ये कहूँगा कि आधुनिक राजनेताओं को इससे सीखना चाहिए। क्या कि जो वास्तविक रूप में जो है धर्म परीक्षा में पास हो जाता है, खरा सिद्ध हो जाता है, तो उस पुरुष को न्यायाधीश बना जाए। ठीक है बेटा। फिर अर्थोपधा में उत्तीर्ण पुरुष को समाहर्ता और कोषाध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। जरा नोट करें, कमीशन पूछ लिया जाता है। अब अर्थोपधा जो परीक्षा होगी है ना, उसमें जो पास हो जाता है, उत्तीर्ण जो पुरुष होगा उसको समाहर्ता और कोषाध्यक्ष बनाया जाएगा। कोष का जो अध्यक्ष बनाया जाएगा उसी को बनाया जाएगा जो अर्थोपधा परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा ना। और कामोपधा में सफल पुरुष को विलास स्थानों तथा अंतःपुर की रक्षा का दायित्व सौंपा जाना चाहिए। बेटा बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। मतलब जो कामोपधा में सफल हो जाएगा, पास हो जाएगा, उसको विलास स्थानों, जो भोग विलास का स्थान होता है, स्थानों तथा अंतःपुर की रक्षा का दायित्व सौंपा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला होगा, वो चरित्रहीन हो ही नहीं सकता। और जो भयोपधा में खरे सिद्ध वही पुरुषों को राजा अपना अंगरक्षक बनाए। मतलब जो भयोपधा परीक्षा में जो पास हो जाता है, जो डरपोक नहीं होता, निडर होता है, उसको जो है राजा अपना अंगरक्षक बनाए। अब आप देखिएगा कितनी महत्वपूर्ण बात कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में कही है। वाकई ये बात आधुनिक समय में अनुकरणीय है
कि आप जो है उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं। अब इन्होंने जो है अमात्य शब्द का प्रयोग मंत्रियों के लिए भी किया है, तो मंत्रियों के बारे में भी कौटिल्य कह रहे हैं कि भाई इनकी 4 परीक्षाएं ली जानी चाहिए और इसके आधार पर उनको पद दिया जाना चाहिए। तो आधुनिक समय में इससे सीखना चाहिए हमें। और मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया के देशों को, पूरी दुनिया के शासनाध्यक्षों को, राज्याध्यक्षों को ये बात सीखने के लिए, ठीक है बेटा। अब आगे इन्होंने कहा कि यदि कोई पुरुष इन सभी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाए, मतलब इन चारों परीक्षाओं में यदि कोई पुरुष अनुत्तीर्ण हो जाता है, कौन कौन सा, अर्थोपदा, धर्मोपदा, भयोपदा, कामोपदा, 4 परीक्षाएं हुई। अब इन चारों में कोई अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है, पास नहीं होता है, तो इन सभी परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो जाए किंतु उसमें अन्य गुण मौजूद हों तो उसे विभिन्न प्रकार की खान, हथियारों या हाथियों एवं जंगलों में प्रबंध का कार्य सौंपा जाना चाहिए। फिर से, विभिन्न प्रकार की खान है, हाथियों, जंगलों के प्रबंध का कार्य सौंपा जाना चाहिए। ये जो है इन्होंने जो 4 परीक्षाएं ली जाएंगी, 4 परीक्षाओं में जो पास हो जाएंगे तो किस परीक्षा में पास होने पर कौन सा पद दिया जाएगा, इसकी बड़ी विस्तृत रूप में जो है कौटिल्य ने अपनी रचना शास्त्र में चर्चा की है। तो बेटा ये यूपीएससी एग्जाम में, यूजीसी नेट में, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर में कहीं से भी आपसे किसी भी प्रश्न पूछा जाए तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा। चलिए, अब मैंने आपको कहा था कि अमात्य शब्दावली का प्रयोग इन्होंने 2 रूपों में किया है। पहला तो होगा उच्च प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, तो उच्च प्रशासनिक अधिकारी के बारे में मैंने आपको बता दिया है ना। मतलब वास्तविक रूप में उच्च प्रशासनिक अधिकारी की 4 गुप्त परीक्षाएं ली जाएंगी, जिसको कि 4 गुप्त उपधाएँ भी कहा है इन्होंने। और वो 4 गुप्त परीक्षाएं, उपधाएँ क्या होंगी बेटा, धर्मोपदा, अर्थोपदा, कामोपदा, भयोपदा। अब जिस परीक्षा में जो पास हो रहा है तो उस परीक्षा के हिसाब से उसको पद दिया जाएगा, वही जो है प्रशासनिक पद उसको सौंपा जाएगा, ठीक है। अब अमात्य शब्दावली का अर्थ एक तो इन्होंने लिया है उच्च पदाधिकारी के रूप में, दूसरा लिया है इन्होंने अमात्य शब्दावली का अर्थ मंत्रियों के रूप में, क्योंकि कौटिल्य अपने सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत स्पष्ट कहते हैं कि राज्य निर्माण के 7 अंग, 7 तत्व, 7 प्रकृति होते हैं। जैसे पहला हो गया स्वामी अर्थात राजा, दूसरा हो गया अमात्य। तो यहाँ इन्होंने जो अमात्य शब्दावली का प्रयोग किया है कौटिल्य ने, वो मंत्रियों के लिए ही किया है, क्योंकि कौटिल्य ने कहा है कि राजा बिना मंत्रियों के कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि राजा और मंत्री राज्य रूपी रथ को चलाने वाले 2 पहिए होते हैं। तो यहाँ पर कौटिल्य ने अमात्य शब्दावली का प्रयोग मंत्रियों के रूप में किया है। तो अब हम इसी रूप में ये बात बताएंगे। चलिए, अब आप नोट करेंगे इसमें दूसरा पार्ट इसका क्या, अमात्य अर्थात मंत्री, अर्थात इन्होंने यहाँ अमात्य शब्दावली का जो अर्थ लिया है वो मंत्रियों के लिए है, ठीक है बेटा। किसके लिए लिया है, मंत्रियों के लिए है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये जरा ध्यान दें। कौटिल्य कह रहे हैं कि कौटिल्य ने अमात्यों में से अत्यधिक योग्य एवं सभी प्रकार परीक्षित पुरुषों को मंत्री बनाया जाना चाहिए। मतलब जो अत्यधिक अमात्यों में से भी जो बहुत ज़्यादा योग्य होगा, जो सभी प्रकार की, मतलब 4 प्रकार की परीक्षा में जो पास हो जाता है ना, जैसे धर्मोपदा, अर्थोपदा, कामोपदा, है ना, और भयोपदा, 4 परीक्षा में जो पास हो जाता है उसको जो है उस पुरुष को मंत्री बनाया जाना चाहिए। क्या बनाया जाना चाहिए, मंत्री बनाया जाना चाहिए। और इस प्रकार अमात्यों को पदोन्नत करके मंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। मतलब अमात्यों को ही जो है आज की भाषा में कहीं प्रमोशन करके और जो है उसको मंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। ये हो गया कौटिल्य के अमात्य संबंधी विचार, जिसमें इन्होंने, मैं फिर कह रहा हूँ, अमात्य शब्दावली का प्रयोग 2 रूपों में किया है। नंबर एक नोट करेंगे, नंबर 1 उच्च पदाधिकारी के रूप में, और नंबर 2 किसके रूप में किया है इन्होंने, जो है अमात्य अर्थात मंत्री के रूप में। तो इसका मतलब इन्होंने अमात्य शब्दावली का प्रयोग 2 रूपों में किया है, पहला उच्च पदाधिकारी के रूप में और दूसरा मंत्री के रूप में। तो 2 बिंदु के आधार पर आप जो है कौटिल्य के अमात्य संबंधी विचारों को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए, अब लास्ट में यहाँ नोट कर दिया है कि इस सारे विवरण से क्या निष्कर्ष निकलेगा। तो आप नोट करेंगे, इस विवरण से ऊपर मैंने जो आपको समझाया है, स्पष्ट है कि अमात्य, उच्च अधिकारी तथा मंत्री में अंतर होता है। मतलब अब यहाँ स्पष्ट हो गया है कि भाई वास्तविक रूप में जो कौटिल्य ने अमात्य शब्दावली का प्रयोग किया 2 रूपों में किया, एक तो उच्च पदाधिकारी, दूसरा मंत्री में। इसलिए कौटिल्य ने अमात्य तथा, मतलब अमात्य अर्थात उच्च पदाधिकारी तथा मंत्री में अंतर होता है, ये बात स्पष्ट कर दी है। लेकिन किंतु इस अंतर को स्वीकार करने के बावजूद कौटिल्य ने अनेक स्थानों पर मंत्री को अमात्य कहा है, जैसा कि इन्होंने अपने सप्तांग राज्य की धारणा के अंतर्गत जो राज्य निर्माण के 7 अंग तत्व प्रकृति बताई हैं। जैसे पहला है स्वामी या अमात्य, स्वामी
दूसरा अमात्य, मतलब पहला हो गया स्वामी या राजा, दूसरा अमात्य। तो अमात्य शब्द का प्रयोग यहाँ इन्होंने मंत्री के रूप में किया है ना। तो स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, है ना, और इसके बाद में जो है सेना और मित्र। तो 7 अंग हो गए राज्य निर्माण के। तो इसमें जो दूसरा अंग बताया अमात्य, वो मंत्री के रूप में इसका प्रयोग किया है। मंत्री का अमात्य क्या है, जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल कौटिल्य ने सप्त प्रकृति राज्य का एक अंग अमात्य बताया। अब क्या मतलब हुआ इसका, कौटिल्य ने सप्त प्रकृति राज्य का एक अंग अमात्य बताया। क्या मतलब हुआ, मतलब कौटिल्य ने वास्तविक रूप में जो राज्य की 7 प्रकृतियां बताई, उन प्रकृतियों में से एक प्रकृति इन्होंने जो है किसको बताया है, अमात्य को बताया। और यहाँ अमात्य शब्द का प्रयोग मंत्री के रूप में किया है। अरे भाई, कौटिल्य ने राज्य की 7 ही तो प्रकृतियां बताई हैं, कौटिल्य राज्य निर्माण के 7 ही तो अंग बताए हैं, कौटिल्य राज्य निर्माण के 7 ही तो तत्व बताए हैं। 7 तत्व कौन से, अब आप पूछ सकते हैं सर 7 तत्व कौन से हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, नोट करें। पहला है राजा या स्वामी ना, दूसरा अमात्य, अमात्य को यहाँ इन्होंने मंत्री कहा है, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, यस, कोष 5, सेना 6, मित्र 7 हो गई। तो यहाँ वास्तव में इन्होंने जो है अपने सप्त प्रकृति में जो है एक अंग अमात्य को ही बताया। तो यहाँ इन्होंने अमात्य का अर्थ मंत्री के रूप में लिया है। और इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। और अन्यथा राजा एवं अमात्य को राज्य रूपी गाड़ी के 2 पहिए बताया। अब मैंने आपको पहले बता दिया था कि इन्होंने राजा और अमात्य को राज्य रूपी गाड़ी के 2 पहिए बताए। क्या, राजा एवं अमात्य को राज्य रूपी गाड़ी के 2 पहिए बताए। अब यहाँ राज्य रूपी गाड़ी के 2 पहिए किसको बता रहा है कौटिल्य, राजा और अमात्य को। तो यहाँ अमात्य का मतलब मंत्री है, इस संदर्भ में अमात्य का मतलब मंत्री होगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि कौटिल्य ने अमात्य शब्दावली का प्रयोग 2 अर्थों में किया है। एक तरफ उच्च पदाधिकारी अर्थात सिविल सेवक आधुनिक भाषा में, और दूसरा मंत्रियों के लिए इसका प्रयोग किया है, ठीक है। और एक अन्य विवरण में अमात्यों का यह दायित्व बताया है कि वे विलास के लिए, नोट करें, विलास के लिए, भोग विलास के लिए लालायित राजा को दिनचर्या के अनुसार अपने राज्यकर्तव्यों की पूर्ति के लिए प्रेरित करें। कितनी महत्वपूर्ण बात है। मतलब यहाँ चूँकि कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है राजा की दिनचर्या की चर्चा की है ना, उसके अंतर्गत दिनचर्या, रात्रिचर्या की चर्चा की है। और 24 घंटों की इन्होंने 16 घड़ियों में बांट दिया है। एक घड़ी 1.5 घंटे की होती है, तो इन्होंने 12 घंटे की, मतलब 12 घंटे की दिनचर्या है, 12 घंटे की रात्रिचर्या है। और उसके अंतर्गत स्पष्ट कर दिया है कि राजा जो है केवल 2 घड़ी की ही नींद लेगा, निद्रा लेगा, और 1 घड़ी 1.5 घंटे, 3 घंटे केवल सोएगा, विश्राम करेगा, नींद लेगा। ये वैसे टोटल हम देखते हैं तो 4 घंटे तक राजा विश्राम कर सकता है, लेकिन इन्होंने 2 घड़ी निद्रा के लिए बताई। तो जरा देखिएगा आप, दिनचर्या के अनुसार अपने राज्य कर्तव्यों की पूर्ति के लिए इन्होंने प्रेरित किया है। तो इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में जो ये अमात्य है, इस अमात्य शब्द का प्रयोग इन्होंने यहाँ मंत्री के रूप में किया है। ये हो गया आपके जो है कौटिल्य के अमात्य संबंधी विचार। मैं अंत में फिर कह रहा हूँ बेटा, कौटिल्य के अमात्य संबंधी विचारों को समझना है तो आपको पहले 2 बिंदु बना लेने हैं। पहला तो आप लिखेंगे अमात्य, क्वेश्चन करेंगे उच्च पदाधिकारी के रूप में, अर्थात अमात्य शब्द का प्रयोग उच्च पदाधिकारी के रूप में किया है। दूसरा बिंदु बनाएंगे अमात्य अर्थात मंत्री। मतलब कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में अमात्य शब्दावली का प्रयोग 2 रूप में किया है। एक तरफ उच्च पदाधिकारी, जिसको आज हम सिविल सेवक कहते हैं, प्रशासनिक सेवक कहते हैं, और दूसरा मंत्री, और जिसका एक आधुनिक समय में हम ये कहेंगे कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल होती है। तो उस समय कौटिल्य ने अमात्य शब्द का प्रयोग 2 रूप में किया है, और इसी रूप में आपको कौटिल्य के अमात्य संबंधी विचारों को समझना है। और यदि आप कौटिल्य के अमात्य संबंधी विचारों को इस रूप में समझ जाते हैं तो बेटा मैं विश्वास कर रहा हूँ आपसे कहीं से भी किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। यस बेटा, ओके, मुझे पूरा विश्वास है आप कौटिल्य के अमात्य संबंधी विचार को, अर्थात कौटिल्य के अमात्य के अंतर्गत उच्च पदाधिकारी और मंत्री से संबंधित विचारों को अच्छे से समझ गए होंगे। हाँ, अब यहाँ पर हम कौटिल्य का जो मंत्री संबंधी विचार है इसको अलग से समझाएंगे। यहाँ तो मैंने इनके लिए बताया कि अमात्य शब्दावली का प्रयोग उन्होंने 2 रूप में लिया है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप कौटिल्य के जो अमात्य संबंधी विचार हैं इसको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।